आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के मैट्रिक परीक्षा 2025। मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए गेस संस्कृत गद्यांश। इस वर्ष की माध्यमिक परीक्षा के लिए मैंने 11 गद्यांश लिया है, जो एज ए गेस है कि संभावित है कि परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद हम आपको गेस, अनुवाद, पत्र लेखन और अनुच्छेद, यह तीनों भी बहुत जल्द ही प्रदान करेंगे। आइए देखते हैं गद्यांश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परीक्षा में गद्यांश 13 अंक का आता है। एक गद्यांश लिखना होता है जो 7 अंक का होता है, और एक ब गद्यांश होता है जो 6 अंक का होता है। 7 और 6 13। तो संभावित मैंने गद्यांश लिया है जो इस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी सभी बच्चे ध्यान से देखें, समझें और जो है परीक्षा में लिख करके बढ़िया अंक अर्जित करें। तो पहला गद्यांश हम लोग देखते हैं। पहला गद्यांश लिया है मैंने। पहले गद्यांश बनाने में आप ध्यान देंगे, जो परीक्षा में गद्यांश होगा वह गद्यांश लिखा अथवा में उसके नीचे, ये दोनों में से कोई एक बनाएंगे, 7 अंक का होगा। फिर एक ब गद्यांश होगा, वह भी एक गद्यांश होगा, अथवा करके फिर एक गद्यांश होगा, तो उन दोनों में से भी कोई एक बनाएंगे, और वैसे 7 और 6 13 हो जाएगा। गद्यांश बनाने में यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि आप जो है गद्यांश को पहले 1 बार 2 बार पढ़ें, उसको समझें। जब समझ जाएंगे तो उसमें से ही प्रश्न पूछता है और खोज करके उत्तर लिख देना है। एकदम आसान है यह 13 अंक प्राप्त करना हम लोगों के लिए एकदम आसान है। तो आइए इस आसान को और आसान बनाते हैं। तो यहाँ लिखा कि एकस्मिन् वने एकः मूषकः सुप्तस्य सिंहस्य केशान अकृंतत। एकस्मिन् वने, एक वन में, एकः मूषकः यानी एक चूहा, सुप्तस्य सिंहस्य सोए हुए सिंह के केशान अकृंतत यानी केस को क्या कर रहा था, काट रहा था। चूहे का काम है कुतरना, कहीं पर भी रहेगा तो कुतरते रहता है। सिंह तम अपराधिनम हंतुम इच्छति स्म। सिंह उसे अपराधी समझ करके मारना चाहता था। तदा मूषकः प्राणदानाय सिंह प्रार्थयत। तदा मूषकः, तब वह जो चूहा है, वह चूहा प्राणदानाय, प्राणदान के लिए सिंह से क्या किया कि प्रार्थना किया कि आप मुझे छोड़ दीजिए। प्राणदान के लिए प्रार्थना किया। तदा मूषकः प्राणदानाय सिंह प्रार्थयत। तब चूहा प्राणदान के लिए सिंह से प्रार्थना किया। सह कृपया तम अमुंचत, वह कृपया उसे क्या करे, छोड़ दे। होता क्या है कि एकदा सह सिंह जाले निपतितः, एकदा सह सिंह, एक बार वह सिंह जाले निपतितः, जाल में फंस गया। मूषकः स्वतीक्ष्ण दंतैः जालम छित्त्वा सिंह मरछत। चूहा अपने तीखे दांतों से जाल को काट करके सिंह की रक्षा किया। अंतिम वाक्य लिखा, क्षुद्र जीवापि समय महत् कार्यम कुर्वन्ति। क्षुद्र जीव भी समय पर बहुत बड़े कार्य कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा, यदि मैं इस गद्यांश को समझ गया तो इस गद्यांश पर आधारित हम प्रश्नों को भी लिख पाएंगे। क्या पढ़ लिया हम लोग कि एक वन में एक चूहा सोए हुए सिंह के केस को कतर रहा था। सिंह उसे अपराधी समझकर मारना चाहता था। तब चूहा प्राणदान के लिए सिंह से प्रार्थना किया, वह कृपया उसे छोड़ दे। एक बार वह सिंह जाल में फंस गया। चूहा अपने तीखे दांतों से जाल को काटकर सिंह की रक्षा किया। क्षुद्र जीव भी समय में महान कार्य करते हैं, और समय में जो भी। अब यहाँ ध्यान ये देंगे हम कि पहले आएगा कोई भी गद्यांश से कि एक पदेन उत्तरत, एक पद यानी एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में उत्तर देंगे तो यह आपका एक अंक का होगा। जैसे क प्रश्न है, प्राणदानाय कः प्रार्थयत, प्राणदान के लिए कौन प्रार्थना किया, उत्तर लिख देंगे आप ऐसे एक शब्द में, मूषकः। आपको उत्तर पुस्तिका में प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझने के लिए प्रश्न उत्तर साथ साथ लिखा हूं। आप सिर्फ उत्तर लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में। ख कहता है कि कह जाले निपतितः, तो उत्तर ख का क्या हो जाएगा, सिंह। ऐसे एक एक शब्द में आपने सही लिख दिया तो आपको एक अंक मिल गए, 2 अंक।
अपूर्ण वाक्य न उत्तर, जो पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा वह भी 2 प्रश्न होगा और 2-2 अंक का होगा। सिंहस्य केशान कह अकृंतत, सिंह के केशों को कौन काट रहा था? तो मूषकः सुप्तस्य सिंहस्य केशान अकृंतत, या ये भी लिख सकते हैं कि मूषकः सिंहस्य केशान अकृंतत, सुप्तस्य नहीं भी लिखेंगे तो भी 2 अंक मिलेगा। फिर कह रहा है कि के महत् कार्यम कुर्वन्ति, तो क्षुद्र जीवा महत् कार्यम कुर्वन्ति, क्षुद्र जीव जो है महान कार्य को करते हैं। फिर 1 अंक का आ जाएगा कि इसका आप शीर्षक लिखिए, अस्याह कथायाः समुचितम शीर्षकम लिखत, ये अगद्यांश है। तो ऐसे शीर्षक लिखने के लिए आ जाएगा तो आप क्या लिख देंगे? सिंह मूषक कथा, और यह भी 1 अंक हो गया। तो 2, 4, 6, 6 और 1, 7, ये अगद्यांश 7 अंक का होगा। और बगद्यांश भी ठीक ऐसा ही गद्यांश होता है, बट उसमें ये तीसरा क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए वो 6 अंक का हो जाता है। तो ऐसे हम बनाएंगे। अब हम दूसरा गद्यांश देख लेते हैं। मैंने कुल 11 गद्यांश लिया है इस परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि लगभग इसी में से आ जाए और हमारे सभी बच्चे बढ़िया से लिख करके बढ़िया अंक अर्जित कर लें। तो लिखे हम, एकस्मिन् स्थाने कश्चित् रजकः वसति स्म, एक स्थान में कोई रजक रहता था। रजक माने होता है धोबी, कपड़ा धोने वाला, रजक रहता था। तस्य एकः दुर्बलो गर्दभः आसीत्, उसका एक दुबला गधा था। गधा, गधा समझते हैं ना, गधा था। अथ सह रजकः कुतश्चित् व्याघ्र चरमं प्राप्तवान अचिंतयच्च, उसे, उस धोबी को कहीं से बाघ का चर्म यानी बाघ का चमड़ा प्राप्त हो गया, और वह सोचा अनेन चर्मणा प्रच्छाद्य गर्दभम रात्रौ यवक्षत्रे सित्यक्षामि। क्या सोच रहा है कि इस चमड़ा को प्रच्छाद्य गर्दभम माने गधे को उड़ा करके, गधे के ऊपर डाल करके, रात्रौ यव क्षेत्रेषु त्यक्षामि, रात में जो है यव के खेत में छोड़ दूंगा। क्षेत्रपाला च तम व्याघ्रम मत्वा न निष्कासयन्ते, क्षेत्रपाल जो खेत का मालिक है वह उसे बाघ मान करके बाहर नहीं निकालेगा। खुदे घर से देख लेगा तो बाहर नहीं निकलेगा, निकालेगा कहाँ से? एवं च कृते सह गर्दभः बहुकालम यावत रात्रौ यव भक्षणम कृतवान, इस प्रकार से वह गधा बहुत समय तक रात्रि में यव भक्षण किया। एकदा तू, बहुत दिनों तक किया। एकदा तू कुतश्चित गर्दभि शब्दम श्रुत्वा स्वयमपि तथैव शब्दम अकरोत्, एक बार कहीं से कोई जो गर्दभी थी, गद्दी, वह जो है शब्द करने लगी, अपने आवाज में बोलने लगी। स्वयं अपि तथैव शब्दम अकरोत्, यह भी अपने आप को रोक नहीं पाया और यह भी वैसा ही शब्द गधा जो है करने लगा। अथ ते क्षेत्रपालाः तम गर्दभः ज्ञात्वा लगुड प्रहारय हतवन्तः, कह रहा है कि इस पर वह क्षेत्रपाल वहाँ आ गया और क्षेत्रपाल आ करके उस गधे को, उसे गधा जान करके, तम गर्दभः ज्ञात्वा, उसे गधा जानकर, लगुड प्रहारय हतवन्तः यानी लाठी के प्रहार से उसे मार दिया। तो अभी पढ़ लिए हम लोग कि एक स्थान में कोई धोबी रहता था, उसका एक दुबला गधा था, और वह धोबी कभी कहीं से उसे बाघ का चमड़ा प्राप्त हुआ और वह सोचा कि इस चमड़े को गधे के ऊपर डाल करके रात्रि में यव क्षेत्र में छोड़ दूंगा, क्षेत्रपाल उसे बाघ मान करके बाहर नहीं निकालेगा। ऐसा वह गधा के साथ बहुत समय तक किया, बहुत रात में वह यव भक्षण किया। लेकिन एक बार कहीं से गद्दी, जो स्त्रीलिंग गधा हो गया ना, ये गधई जो है, के शब्द सुन करके वह स्वयं को भी गधा रोक नहीं पाया, और इसके बाद क्षेत्रपाल उसे गधा जान गया और जान करके लाठी के प्रहार से उसे मार दिया। ठीक ऐसे ही गद्यांश होता है, और गद्यांश के बाद वैसा ही आएगा, एक पद में 2 प्रश्न आएंगे, जैसा आपके सामने अभी दिख रहा है। एक पदेन उत्तरः गर्दभः कीदृशः आसीत्, गधा कैसा था, प्रश्न समझना है कैसा था, तो दुर्बल लिख देंगे, एक शब्द में हो गया। गर्दभः रात्रौ किम कृतवान, तो रात में क्या कर रहा था गधा? यव भक्षणम, यव भक्षण कर रहा था, यव को खा रहा था। फिर पूर्ण वाक्य में भी 2 प्रश्न आएंगे, 2-2 अंक के। रजकः व्याघ्र चरमम प्राप्य किम अचिंत्यत, रजक जो है बाघ का चमड़ा पा करके क्या सोचा? तो रजकः व्याघ्र चरमम प्राप्य अचिंत्यत अनेन चर्मणा
प्रच्छाद्य गर्दभम रात्रौ यव क्षेत्रेषु तच्छामि। फिर ख कहता है कि क्षेत्रपालाह तम गर्दभम ज्ञात्वा किम कुर्वन्। क्षेत्रपाल उसे गदहा जान करके क्या किया, वही किया जो होना चाहिए। क्षेत्रपालाह तम गर्दभः ज्ञात्वा लघुड प्रहारय हतवंत। क्षेत्रपाल उसे गदहा जान करके लाठी से प्रहार करके उसको मार दिया। और इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा रजक गर्दभ कथा। इस प्रकार ये एक अंक का हो गया। फिर हम आ गए कहाँ, बहुत महत्वपूर्ण है यह, तीसरे गद्यांश में कि रामायण से रचयिता महर्षि है वाल्मीकि हस्ते। बड़ी मेहनत लगा है मुझे इसे खोजने में, और खोज के मैं गद्यांशों का संकलन किया हूँ ताकि हमारे बच्चों के लिए लाभप्रद हो सके। तो ये लिख दिया कि रामायण से रचयिता महर्षि है वाल्मीकि हस्ते। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। नारदस्य प्रेरणया वाल्मीकि है रामस्य चरितमस्मिन् महाकाव्ये लिखितवान। नारदस्य प्रेरणया, नारद जी के प्रेरणा से वाल्मीकि राम के चरित्र को इस महाकाव्य में लिखे। रामायणम संस्कृत साहित्य से उत्कृष्टम महाकाव्यमस्ति। रामायण संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट महाकाव्य है। अस्मिन् श्री रामस्य जीवनस्य वर्णनमस्ति। इसमें भगवान श्री राम का जीवन वर्णन है। भारतीय समाजे धार्मिक दृष्टया अस्य विशेष महत्व विदितम। भारतीय समाज में धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। इदम महाकाव्यम न केवलम भारत देशे अपितु संसारे अपि प्रसिद्धम। यह महाकाव्य केवल भारत देश में ही नहीं अपितु संसार में प्रसिद्ध है। पढ़ लिए गद्यांश को हम लोगों ने, बड़ी सुंदर गद्यांश है। पुनः एक बार हिंदी अर्थ को आप क्रमशः देख लें। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। नारद जी की प्रेरणा से वाल्मीकि राम के चरित्र को इस महाकाव्य में लिख दिए। रामायण संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसमें श्री राम का जीवन वर्णन है। भारतीय समाज में धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व विदित है। यह महाकाव्य केवल भारत में ही नहीं अपितु संसार में भी प्रसिद्ध है। इससे भी प्रश्न वैसे ही बनेंगे, एक एक पद के दो प्रश्न बनेंगे। रामायण से रचयिता का हस्ती, ऐसा ही प्रश्न पत्र में आता है कि एक एक पद में दो प्रश्न आएगा। वाक्य में लिखने के लिए दो प्रश्न आ जाएंगे और एक जो है गद्यांश का उचित शीर्षक लिखने के लिए आ जाएगा। तो एक पद में जब भी पूछेगा तो एक पद का मतलब एक शब्द होता है। जैसे एक शब्द में यहाँ वाल्मीकि रामस्य लिखा हुआ है, ऐसे एक एक शब्द में ही आप उत्तर लिखेंगे। रामायण से रचयिता का हस्ती, तो उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि है। रामायणे कस्य चरितम लिखितम, तो रामायण में किसका चरित्र लिखित है, रामस्य। फिर आ गए हम पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए भाई। तो क कहता है कि रामायण से महत्व कया दृष्टया अस्ति। रामायण का महत्व जो है किस दृष्टि से है, तो रामायण से महत्व धार्मिक दृष्टया अस्ति। रामायण का महत्व धार्मिक दृष्टि से है। ख प्रश्न है हमारा, रामायणम कस्य साहित्य से महाकाव्यम अस्ति। रामायण किस साहित्य का महाकाव्य है, तो रामायणम संस्कृत साहित्य से महाकाव्यम अस्ति। रामायण संस्कृत साहित्य का महाकाव्य है। बाद में रामचरितमानस तुलसीदास जी ने हिंदी में लिख दिया है, लेकिन रामायण कंप्लीट संस्कृत में है, इसे वाल्मीकि ने लिखा। अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखस। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो रामायण से महत्वम हो जाएगा। रामायण का रामायणम भी लिख देंगे आप तो भी चलेगा। अब आ गए हम चौथे गद्यांश में, और यह कहता है कि को न जानाति प्रातः स्मरणीयस्य महात्मनो गांधी नाम। कौन नहीं जानता है प्रातः स्मरणीय महात्मा गांधी जी का नाम। स न केवलम भारतस्य अपितु विश्वस्य हितम आचार। वह केवल भारत का ही नहीं अपितु विश्व का कल्याण किए। सत्यम अहिंसा लोक सेवा च तस्य जीवनस्य प्रधानम उद्देश्यम आसीत्। सत्य अहिंसा और लोक सेवा उनके जीवन का प्रधान उद्देश्य था। यदा च उच्च शिक्षाय विदेशम गंतुम ऐच्छत् तदा स्व मातुः देश आदेश प्राप्त्यर्थम प्रतिज्ञाम अकरोत्। कह रहा है कि जब वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे
तब अपने माता से आदेश प्राप्त करके प्रतिज्ञा किए, न हम कदापि मंदिराम सेविष्ये, मैं कभी भी मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। मदिरा माने शराब होता है। मांसम कदापि न भक्षयिष्यामि, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा। पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य व्रतम च आचरिष्यामि, पूर्ण रूप से मैं सदैव ब्रह्मचर्य का आचरण करूँगा। ये महात्मा गांधी पर आधारित है, इसका शीर्षक ही महात्मा गांधी हो जाएगा। तो हम लोग क्या इसका हिंदी जान लिए कि कौन नहीं जानता है प्रातः स्मरणीय महात्मा गांधी जी का नाम। वह केवल भारत ही नहीं अपितु विश्व का कल्याण किए। सत्य, अहिंसा और लोक सेवा उनके जीवन का प्रधान उद्देश्य था। जब वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते थे, तब अपनी माता से आदेश प्राप्त करके 3 प्रतिज्ञा किए, मैं कभी मदिरा का सेवन नहीं करूँगा, मैं कभी मांस का भक्षण नहीं करूँगा, पूर्ण रूप से मैं ब्रह्मचर्य का आचरण करूँगा। तो ये हमारा गद्यांश हो गया। और इसी गद्यांश पर आधारित क्या है, एक एक पद के 2 प्रश्न हैं जो एक एक अंक के होते हैं। सह उच्च शिक्षाए कुत्र गंतुम इच्छत, वह उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाना चाहते थे, तो विदेश। अहिंसा कस्य जीवनस्य प्रधान उद्देश्यम आसीत, अहिंसा किसके जीवन का प्रधान उद्देश्य था, लिख दीजिएगा महात्मा गांधी, यदि आ गया तो। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, फिर कह दिया कि महात्मा गांधी कस्य हितम अचचार, तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी न केवलम भारतस्य अपितु विश्वस्य हितम आचार। ख कहता है कि तस्य जीवनस्य प्रधानम उद्देश्यम किम आसीत, उनके जीवन का प्रधान उद्देश्य क्या था, तो उत्तर लिख दीजिएगा आप, सत्यम अहिंसा लोक सेवा च तस्य जीवनस्य प्रधानम उद्देश्यम आसीत। इस प्रकार से हो गया। फिर इसका उचित शीर्षक महात्मा गांधी हो गया। 5वां, थोड़ा सा एक ही में मैंने 11 गेस अनुच्छेद को ले लिया, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चला रहा हूँ, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा लंबा भी न हो और आप पूरी बात यथाशीघ्र जान भी लें। तो 5वां अनुच्छेद है हमारा, दक्षिण भारते सागर मध्य एकम लघु द्वीपम वर्तते। दक्षिण भारत में, हम लोग उत्तर भारत के निवासी हैं, दक्षिण भारत में सागर के मध्य में, सागर मैंने समुद्र होता है ना, समुद्र के मध्य में एकम लघु द्वीपम वर्तते, एक छोटा सा द्वीप है। तस्मिन् द्वीपे सागर तरंगैः छाल्यमानं प्राचीनम नगरम कन्याकुमारी इति अस्ति। उस द्वीप में सागर तरंगैः सागर तरंगों को, तरंगे हमेशा क्या करते हैं, छूते रहते हैं, और वहाँ बसने वाला एक प्राचीन नगर कन्याकुमारी है। कौन नगर है, कन्याकुमारी। ऐसा कन्याकुमारी त्रयाणाम सागराणाम संगम स्थले, यह कन्याकुमारी तीनों सागरों की संगम स्थली है। जैसे इस समय प्रयागराज में संगम है और महाकुंभ का आयोजन हुआ है, लोग बता रहे हैं 144 साल बाद लगा है, यथाशीघ्र स्नान करके मोक्ष को प्राप्त करें। तो यह कन्याकुमारी भी जहाँ है वहाँ संगम स्थली है, यानी तीनों ओर से समुद्र है और यह समुद्र के बीच में स्थित है। समुद्र जले प्रतिबिंबितम सूर्योदयस्य दृश्यम अद्भुतमेव, समुद्र के जल में प्रतिबिंबित होने वाला सूर्योदय का दृश्य अत्यंत अद्भुत ही है। सूर्यस्य क्रमशः अरुणा पीता धवला च शोभा दर्शकान मंत्र मुग्धान करोति। जो कन्याकुमारी गया वो देखेगा, और देखने को मिलता है कि सूर्य की क्रमशः जो सबसे आरंभ में अरुणा लाल रंग के सूर्य होते हैं, फिर हल्का पीला दिखाई देते हैं, और फिर एकदम धवल हो जाते हैं। यह तीनों प्रकार की जो उनकी आभा है, चाहे वह अरुणा है, पीता है और धवला है, शोभा दर्शकान मंत्र मुग्धान करोति, यह शोभा जो है दर्शकों को मंत्र मुग्ध करती है। सागरस्य लहरी भी क्षिप्राणाम चित्र विचित्र वर्णनानाम शुक्तिनाम वृष्टि ही भवति। कह रहा है कि सागर के लहरों में यह जो चित्र विचित्र की छटा बनती है, यह मालूम पड़ता है जैसे सुक्तियों की वृष्टि ही हो रही है। जलधि तटे स्थित है नारिकेल कदली पादपह प्रवृता इव ऐसा नगरी। समुद्र के किनारे पर स्थित जो कन्याकुमारी का तटवर्ती भाग है, वहाँ स्थित नारियल और केला के जो पौधे हैं चारों ओर से घेरे हुए हैं इस नगरी को। तो इस 5वें का भी गद्यांश हम लोग जान लिए कि दक्षिण भारत में सागर के मध्य में एक छोटा सा द्वीप है। वह द्वीप
सागर तरंगों से घिरा हुआ एक प्राचीन नगर है जिसका नाम कन्याकुमारी है। यह कन्याकुमारी तीन ओर से सागरों की संगम स्थली कहलाता है। समुद्र के जल में प्रतिबिंबित होने वाला भगवान सूर्य के सूर्योदय का वह दृश्य अद्भुत ही है। सूर्य के क्रमशः लाल, पीला और सफ़ेद रंग की जो आभा शोभा हो रही है वह दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती है। सागर की लहरों की तरह छिप्र वहाँ चित्र विचित्र तरह के यानी रंग बिरंगी जो छटाएं हैं वह सुक्तियों की वृष्टि मालूम पड़ती है। समुद्र के किनारे पर स्थित नारियल और केला के पौधे चारों ओर से यह नगरी घिरी हुई है। यह नगरी चारों ओर से नारियल और कदली के पौधों से जो समुद्र के किनारे लगे हैं उससे घिरी हुई है। और वह क्या है? वह है कन्याकुमारी। इससे भी वैसा ही प्रश्न बनेगा, एक एक शब्द वाला बनेगा 2 ठो, फिर एक एक वाक्य वाला 2 ठो, एक एक शब्द वाला 1-1 नंबर का, एक एक वाक्य वाला 2-2 नंबर का, यानी 2, 4, 6 हो जाएगा। एक शीर्षक होगा 7 नंबर। अब यहाँ एक शब्द वाला उत्तर देखते हैं। कहता है कि समुद्र जले प्रतिबिंबितम कस्य दृश्यम अद्भुतम। समुद्र के जल में प्रतिबिंबित होने वाला किसका दृश्य अद्भुत है? सूर्योदय से, सूर्योदय का। सूर्य से अरुणा पीता धवला च शोभा कान मंत्र मुग्धान करोति। सूर्य की अरुणा, पीता और धवला शोभा किसे मंत्रमुग्ध करती है? तो दर्शकान। ऐसे एक एक शब्द में लिखेंगे। फिर पूर्ण वाक्य में आ गया कि त्रयाणाम सागराणाम संगम स्थली का। माने 3 ओर से सागरों की संगम स्थली कौन है? तो कन्याकुमारी। वाक्य में लिखना इसलिए लिख दें कन्याकुमारी त्रयाणाम सागराणाम संगम स्थली। ख कहता है कि सुक्तिनाम वृष्टि ही किम भवति। सुक्तियों की वृष्टि क्या होती है? तो वहीं सागर से लहरी भी क्षिप्राणाम चित्र विचित्र वर्णनानाम सुक्तिनाम वृष्टि इव भवति। इस प्रकार ऐसे लिख देंगे। इसका शीर्षक हो गया कन्याकुमारी। और हम अब छठे पद्य में आ गए। छठा पद्य हमारा कह रहा है, आधा पढ़ लिए, अब आधा ही है शेष। कहता है कि अस्य युग पुरुषस्य महात्मनः जन्म, महात्मा गांधी से ही संबंधित यह भी गद्यांश है कि अस्य युग पुरुषस्य महात्मनः जन्म कठियावार प्रांते पोरबंदर नाम के नगरे 1869 तमे ख्रीष्टाब्दे वैश्य परिवारे अभवत। इस युग पुरुष महात्मा गांधी का जन्म कठियावार प्रांत में पोरबंदर नामक स्थान में, पोरबंदर नामक नगर में 1869 ईस्वी में, गुजरात प्रांत होगा ना, गुजरात प्रांत में पोरबंदर नामक स्थान में 1869 ईस्वी में वैश्य परिवार में हुआ था। तो जैसा प्रिंट किया है लोग, ठीक है। अस्य जन्म नाम मोहनदास पितुः च कर्मचंद इति प्रथितमस्ति। इनके जन्म का नाम जो है मोहनदास और पिता का नाम करमचंद है। अनेन महाशयन प्रारंभिक शिक्षा स्वजन्म स्थाने व प्राप्ता। इस महाशय की यानी महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा अपने जन्म स्थान में ही हुई, यानी गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में ही हुई। क्रमशः 17 वर्षे प्रवेशिका परीक्षा समुत्तीर्णा। क्रमशः 17 वर्ष की अवस्था में इन्होंने प्रवेशिका परीक्षा पास कर लिया। अभी प्रवेशिका परीक्षा माध्यमिक परीक्षा में लगे हुए हैं। बाल्यकाले अवश्य विवाह श्रीमत्या कस्तूरबा दिव्या सह संजातः। बचपन अवस्था में ही इनका विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ संपन्न हो गया था। तो इस गद्यांश का पुनः देख लेते हैं। यह युग पुरुष महात्मा गांधी महोदय का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक नगर में 1869 ईस्वी में वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य माने होता बनिया। इनका जन्म का नाम मोहनदास और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इस महाशय की प्रारंभिक शिक्षा अपने जन्म स्थान पर ही प्राप्त हुई थी इन्हें। क्रमशः 17 साल की अवस्था में इन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण किया। बचपन अवस्था में ही इनका विवाह श्रीमती कस्तूरबा देवी के साथ हो गया था, बाल्यावस्था में। इससे भी प्रश्न बनेगा, महात्मा गांधी कस्मिन परिवारे जन्म अभूत्। वैश्य कैसे परिवार में जन्म होता? वैश्य परिवार में, वणिक परिवार में हुआ था। गांधीनः विवाह कया सह संजाता। गांधी जी का विवाह किसके साथ हुआ? तो कस्तूरबा देवी के साथ हुआ था। पूर्ण वाक्य में उत्तर आ गया कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। महात्मनः गांधीनः जन्म
कदा कुत्र च अभवत्, महात्मा गांधी महोदय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी ने जन्म 1869 तमे ख्रीष्टाब्दे पोरबंदर नगरे अभवत्। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में कब हुआ था? 1869 में। कुत्र हुआ था? तो पोरबंदर नगर में हुआ था। महात्मना गांधीना प्रवेशिका परीक्षा कदा समुत्तीर्णा? तो लिख दीजिएगा आपकी महात्मा गांधीना प्रवेशिका परीक्षा सप्तदशे वर्षे समुत्तीर्णा। महात्मा गांधी प्रवेशिका परीक्षा जो है कब उत्तीर्ण हुए? तो महात्मा गांधी प्रवेशिका परीक्षा 17 वर्ष की अवस्था में उत्तीर्ण हुए। इस गद्यांश का शीर्षक महात्मा गांधी हो ही गया है, तो समझाना ही नहीं है, तो अपने समझ में आ रहा है कि उन्हीं से संबंधित है। जिससे संबंधित गद्यांश होगा वहीं उसका शीर्षक हो जाता है। फिर अब हम कहाँ आ गए? 7वां में, क्रमशः अंत की ओर बढ़ रहे हैं हम। हाँ, इस परीक्षा के लिए ये भी विशेष महत्वपूर्ण है। संस्कृत का पेपर है हमारा और ये संस्कृत भाषा से ही संबंधित है, पूछ देता है। आप विगत परीक्षाओं में देखेंगे तो इस ढंग के गद्यांश आ जाते हैं, आए हैं। संस्कृत भाषा देव भाषा, ये कह रहा है कि संस्कृत भाषा देव भाषा है, जानते ही हम लोग देवताओं की भाषा है। प्रायण सर्वासाम भारतीय भाषाणाम जननी, प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की यह क्या है? जननी है, माता है। इसी से सभी भाषाएं निकली हुई हैं। प्रादेशिक भाषाणाम प्राणभूता इति, जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनकी भी यह प्राण है। यथा प्राणी अन्नेन जीवति, अन्नेन जीवति परम वायु बिना अन्नमपि जीवनम रक्षितुम न शक्नोति। कह रहा है कि जिस प्रकार प्राणी अन्न से जीवित रहता है, परंतु वायु बिना अन्नम अपि, किंतु हवा के बिना अन्न भी उनका जीवन रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तथापि वैसे ही अस्मत् देशस्य कापि भाषा संस्कृत भाषा अवलंबम बिना जीवितुम अच्छमिति। उसी प्रकार से इस देश की जितनी भी भाषाएं हैं, संस्कृत भाषाओं के अवलंबन के बिना, संस्कृत भाषा के शब्दों को ग्रहण किए बिना जीवन प्राप्त करने में वह अक्षम है। चाहे वह हिंदी है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, कोई भी है, वहाँ जाएंगे आप तो संस्कृत के शब्द आपको अवश्य मिल जाएंगे, निःसंशय, एकदम निःसंशय मिल जाएंगे, क्योंकि सर्वप्राचीन भाषा है। इसी भाषा से सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। अस्याम एव अस्माकम धर्म, यही हमारा धर्म है। अस्माकम इतिहास, हमारा इतिहास है। हमारा भूत और भविष्य है। सर्वम सुन्निहितम अस्ति, इसी में सब क्या है? सन्निहित है। तो इस गद्यांश को हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लेंगे बढ़िया से कि संस्कृत भाषा देव भाषा है, प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की यह जननी है, प्रादेशिक भाषाओं की यह प्राण है। जिस प्रकार से प्राणी अन्न से जीवित रहता है, परंतु हवा के बिना अन्न प्राप्त होने पर भी उसकी जीवन रक्षा नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं, संस्कृत भाषा के अवलंबन के बिना जीवित रहने में अक्षम है, निःसंशय कहा जा सकता है। अस्यामेव अस्माकं धर्म, इसलिए हमारा यह धर्म है, हमारा इतिहास है, हमारा भूत और भविष्य है, और सब इसी में सन्निहित है। आइए अब इससे भी प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक पद में 2 प्रश्न होंगे और एक एक पद वाला 2 प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत भाषा कासाम जननी, संस्कृत भाषा किसकी जननी है? तो भारतीय भाषा नाम। एक शब्द में लिख देंगे। प्राणिनः प्राण रक्षार्थम किम आवश्यकम, प्राणियों के प्राण रक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो गया वायु, हवा आवश्यक है। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कह रहा है कि संस्कृत भाषा अवलंबन बिना का जीवितुम अक्षमा, संस्कृत भाषा के अवलंबन के बिना कौन जीवित रहने में अक्षम है? तो संस्कृत भाषा अवलंबन बिना भारतीय भाषा जीवितुम अक्षमा, संस्कृत भाषा के अवलंबन के बिना भारतीय भाषाएं जीवित रहने में अक्षम हैं। संस्कृत भाषायाम किम किम सुसन्निहितम अस्ति, संस्कृत भाषा में क्या क्या सन्निहित है? तो संस्कृत भाषा में हमारे देश का धर्म, इतिहास, भूत और भविष्य सब सन्निहित है। अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए तो संस्कृत भाषा लिख दीजिएगा। फिर हम आ गए 8 में, और 8 ये गंगा नदी से संबंधित है। 8वां गद्यांश हमारा देखेंगे, क्योंकि शुरू में ही भागीरथी आ गया। तो 8वां गद्यांश हमारा, पहले
और मैं बताया शुरू में कि पहले गद्यांश को पढ़िए, उसके अर्थ को आप समझ जाएंगे, एकदम क्वेश्चन आंसर सटाक से बन जाएगा। 13 नंबर हम लोगों का अपना है जिसे ग्रहण कर लेना है। भारतवर्षस्य प्रसिद्ध पवित्रतमा च नदी भागीरथी अस्ति। भारतवर्ष की प्रसिद्ध और पवित्र नदी भागीरथी हैं। यम नदी हिमालयात निर्गच्छति। यह नदी जो है हिमालय से निकलती है। भारतवर्ष की प्रसिद्ध और पवित्र नदी कौन है? भागीरथी। यम नदी हिमालयात निर्गच्छति। यह नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। अस्याह जलम अन्यतम मन्यते। इसका जल जो है अन्यतम माना जाता है। अस्याह तीरे विविधानि नगराणि वर्तन्ते। इसके किनारे पर बहुत सारे नगर हैं। तेषु हरिद्वारम वाराणसी च प्रसिद्धो। उनमें हरिद्वार और वाराणसी प्रसिद्ध है। राजा भगीरथस्य तपो प्रभावेण इयं नदी भूमिम आगता अतः ऐसा भागीरथी कथ्यते। राजा भगीरथ के तपस्या के प्रभाव से यह नदी धरती पर आई, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? भागीरथी भी कहा जाता है। कृषकाः स्याः वारिणा क्षत्रम सिंचन्ति। किसान इनके जल से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। जनाः श्रद्धया अत्र आगत्य स्नानं कुर्वन्ति। लोग जो है श्रद्धा से यहाँ आकर के स्नान करते हैं। येन तेषां पापक्षयः भवति इति तेषां विश्वासः। येन तेषां पापक्षयः भवति इति तेषां विश्वासः। स्नान करने से पाप का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, ऐसा लोगों को विश्वास है। अस्याह जलम अमृत तुल्यम अस्ति। इसका जल जो है अमृत तुल्य है, अमृत के समान है। दूसरे जल को बोतल में बंद करके रख दीजिए, कीटाणु पड़ जाएंगे। इस जल में आज भी कीटाणु नहीं पड़ते, बड़ी सत्यता है। अस्याह महत्वम वाचा वर्णयितुम न शक्यते। इनका महत्व जो है वाणी से वर्णन करने में हम समर्थ नहीं हैं, ऐसा लिखा गया है। तो ये हम लोगों का गद्यांश है कि भारतवर्ष की प्रसिद्ध पवित्र नदी भागीरथी है। यह नदी हिमालय पहाड़ से निकलती है। इसका जल अन्यतम माना जाता है। इसके किनारे पर भिन्न भिन्न नगर हैं, उनमें हरिद्वार और वाराणसी प्रसिद्ध है। राजा भगीरथ के तपस्या के प्रभाव से यह नदी धरती पर आई, इसलिए इसे भागीरथी कहते हैं। किसान इनके जल से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। लोग श्रद्धा से यहाँ आकर के स्नान करते हैं, जिससे उनके पाप का नाश होता है, ऐसा लोगों को विश्वास है। इसका जल अमृत तुल्य है। इसका महत्व जो है वचन से वर्णन करने में समर्थ कोई नहीं है। फिर ऐसे ही एक पद में उत्तर लिखिए, आ गया। 2 प्रश्न आ गए कि कस्य राज्ञः तपो प्रभावेण गंगा भूमि मागता। किस राजा के तपस्या के प्रभाव से गंगा धरती पर आए? तो उत्तर हो जाएगा भगीरथस्य, भगीरथ के। ख प्रश्न कहता है कि कीदृशम गंगायाः जलम। गंगा जी का जल कैसा है? तो उत्तर हो जाएगा अमृत तुल्यम, एकदम अमृत तुल्य है। फिर कहता पूर्ण वाक्य न उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पूर्ण वाक्य न उत्तरम, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। कह रहा है कि गंगायाम जनानाम कह विश्वास। गंगा के प्रति लोगों का क्या विश्वास है? तो गंगायाम स्नानेन पाप क्षय भवति इति जनानाम विश्वास। गंगा में स्नान करने से पाप का क्षय हो जाता है, ऐसा लोगों को विश्वास है। कृषकाः गंगा रूपाः वारिणा किम कुर्वन्ति। कृषक जो है गंगा जी के जल का क्या करते हैं? तो कृषकाः गंगा रूपाः वारिणा क्षेत्रम सिंचति। किसान गंगा जी के जल से खेतों की सिंचाई करते हैं। इसका शीर्षक आ गया, तो शीर्षक भागीरथी भी लिख दिए, ठीक है, वो भी, या गंगा नदी भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या गंगायाः जलम लिख देंगे। गंगा जी से ही संबंधित संपूर्ण वाक्य हैं वो। अब इसके बाद हम 9 आ गए, और 9वां गद्यांश हमारा विजयादशमी से संबंधित है, जिस दिन हम लोग दशहरा का त्यौहार मनाते हैं। तो कह रहा है कि विजयादशमी आर्याणाम पर्व अस्ति। विजयादशमी जो है आर्यों का पर्व है, आर्यों का त्यौहार है। अस्य प्रारंभ भगवतः श्री रामचंद्र कालात अस्ति। इसका प्रारंभ भगवान श्री रामचंद्र के समय से ही है। अयम महोत्सव अश्विन मासे शुक्ल पक्षस्य दशम्याम संपाद्यते। यह महोत्सव अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को संपादित होता है। अस्मिन्नेव दिवसे रामः रावणम हतवान। इस दिन राम ने रावण को मारा था। इदम पर्व शिक्षयति यत् सदा असत्य सत्यस्य विजयम भवति। यह पर्व हमें शिक्षा देता है
कि हमेशा असत्य पर सत्य की विजय होती है। क्षत्रियाः अस्मिन् अवसरे अस्त्राणाम शस्त्राणाम च पूजाम कुर्वन्ति। क्षत्रिय इस अवसर पर अपने अस्त्र शस्त्रों की क्या करते हैं? अस्त्र शस्त्रों की पूजा। तो इस गद्यांश को भी हम लोग पढ़ लिए। इसका हिंदी अर्थ हो गया कि विजयादशमी आर्यों का त्यौहार है। इसका प्रारंभ भगवान श्री रामचंद्र के समय से है। यह महोत्सव अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को संपादित होता है। इसी दिन राम ने रावण को मारा था। यह पर्व यह शिक्षा देता है कि सदा असत्य पर सत्य का विजय होता है। क्षत्रिय इस अवसर पर अपने अस्त्र शस्त्रों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। हाँ, इससे संबंधित एक पद वाला 2 प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न हो गया कि विजयादशमी केषां पर्वस्ति। तो ऊपर पढ़े हम लोग ना, आर्याणाम, आर्यों का त्यौहार है। अस्मिन् अवसरे क्षत्रियाः किं कुर्वन्ति? अस्त्र शस्त्र पूजनम। इस अवसर पर क्षत्रिय क्या करते हैं? अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। पूर्ण वाक्य ने उत्तर, फिर पूर्ण वाक्य में आप उत्तर लिखिएगा। एक साल मैंने गेस किया था, उसमें बच्चे बड़े लाभान्वित हुए थे। इस साल भी प्रयासरत हैं, देखते हैं। यह गद्यांश, पत्र लेखन, अनुच्छेद और प्रश्नोत्तर भी समय मिलता है तो हम आपको प्रदान करें, अनुवाद भी, ताकि उससे हमारे अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हों। बच्चों से एक गुरु दक्षिणा है कि वह जो है सभी अभी मैट्रिक की परीक्षा जो इस वर्ष दे रहे हैं उन सभी बच्चों तक अवश्य शेयर करेंगे, एकदम शेयर करेंगे, बहुत ज़रूरी है। पूर्ण वाक्य ने उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। विजयादशमी किम शिक्षयति। विजयादशमी क्या शिक्षा प्रदान करता है? तो विजयादशमी पर्व शिक्षयति यत् सदा असत्य सत्य से विजयम भवति। विजयादशमी पर्व जो है यह हमें शिक्षा प्रदान करता है कि हमेशा असत्य पर सत्य का क्या होता है? विजय होता है। विजयम भवति होगा वहाँ। विजयादशमी कदा संपाद्यते। विजयादशमी कब जो है संपादित होता है? तो विजयादशमी अश्विन मासे शुक्ल पक्षस्य दशम्याम तिथि संपाद्यते। ऐसा लिख लेंगे। गद्यांश में लिखा भी है, अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो गया? विजयादशमी। ठीक है, अब हम आ गए 10वें गद्यांश में। और 10वां गद्यांश कहता है कि अथ निरंतरम वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जाति विविधय रोगय आक्रांता दृश्यते। आज निरंतर बढ़ते हुए प्रदूषण से मानव जाति भिन्न भिन्न रोगों से आक्रांत दिखाई दे रही है। वैज्ञानिकाः अस्याः प्रदूषण समस्यायाः समाधाने दिवानिशं प्रयतन्ते। वैज्ञानिक इस प्रदूषण की समस्या के समाधान में दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु यावद देशस्य जनता पर्यावरणस्य रक्षणे कृतसंकल्पा न भविष्यति तदा इयं समस्या तथैव स्थास्यति। कह रहा है कि जब तक देश की जनता पर्यावरण की रक्षा में कृतसंकल्प नहीं होती है तब तक यह समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। जनैः सम्यक् ज्ञातव्यं यत् पर्यावरणस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति। यहाँ कह दिया कि जनैः सम्यक् ज्ञातव्यं, लोग अच्छी तरह से यह जानते हैं कि पर्यावरणस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति। पर्यावरण की रक्षा करने पर ही हमारी रक्षा होगी। एतदर्थम स्थाने वृक्षाः संपर्ज्याः। इसलिए उचित स्थान पर हमें वृक्ष लगाना चाहिए। वनानां छेदनं रोधव्यम। पेड़ों को काटना बंद करना चाहिए, वन को नहीं काटना चाहिए। पवनः शुद्धः भवेत् तदर्थम प्रयत्नः करणीयः। पवन शुद्ध हो, वायु हमें हवा शुद्ध प्राप्त हो, इसके लिए सदैव हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए। बड़ी सुंदर गद्यांश है। लिख दिया कि आज निरंतर बढ़ते हुए प्रदूषण से मानव जाति भिन्न भिन्न रोगों से आक्रांत दिखाई दे रही है। वैज्ञानिक इस प्रदूषण की समस्या के समाधान में दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु जब तक देश की जनता पर्यावरण की रक्षा में कृत संकल्प नहीं होगी तब तक यह समस्या वैसी ही बनी रहेगी। जनैः सम्यक् ज्ञातव्यम। लोग अच्छी तरह से यह जानते हैं कि पर्यावरण की रक्षा में ही हमारी रक्षा होगी। इस प्रकार से उचित स्थान देख करके हमें वृक्ष लगाना चाहिए, वनों को नहीं काटना चाहिए, शुद्ध हवा प्राप्त हो, हमें इसके लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। इससे भी एक एक
शब्द वाले 2 प्रश्न बनेंगे 1-1 नंबर के कि केन मानव जाति विविध है रोगै आक्रांता दृश्यते। तो प्रदूषण से, प्रदूषण जो है भिन्न भिन्न रोगों का वाहक है। कह रहा है कि केशाम छेदनम रोधव्यम, किसको नहीं काटना चाहिए, तो वनानाम या वृक्षाणाम। फिर पूर्ण वाक्य में 2 प्रश्न आएंगे, उन दोनों के उत्तर लिखेंगे, 2-2 अंक मिलेंगे कि वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जाति है कह आक्रांता दृश्यते। बढ़ते हुए प्रदूषण से, वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जाति कह आक्रांता दृश्यते, बढ़ते हुए प्रदूषण से मानव जाति जो है कैसे आक्रांत दिख रही है। तो वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जाति विविधैः रोगैः आक्रांता दृश्यते, बढ़ते हुए प्रदूषण से मानव जाति भिन्न भिन्न रोगों से घिरी हुई दिख रही है, आक्रांत दिख रही है। वैज्ञानिकाः किमर्थं प्रयतन्ते, वैज्ञानिक कैसे प्रयत्न कर रहे हैं, तो वैज्ञानिकाः प्रदूषण समस्यायाः समाधाने दिवानिशं प्रयतन्ते। इस प्रकार से लिखेंगे आप, तब आपको 2-2 अंक मिल जाएंगे। और ये भी 4 हो गए तो 2 4 6 हो गया। एक जो है शीर्षक हो गया प्रदूषण समस्या। अब यहाँ इसका उचित शीर्षक आप जो है प्रदूषण समस्या भी लिख सकते हैं या पर्यावरण रक्षणम, यह भी लिखते हैं तो भी दोनों सत्य है, और दोनों में कोई एक लिखेंगे 1 नंबर मिल जाएगा। और फिर जब हम आ जाएंगे अंतिम पद्य की तरफ, अब हम लोग जो है अंतिम पद्य का अध्ययन करेंगे। अंतिम गद्यांश अंतिम गद्यांश हम लोगों का हो गया जल मालिन्यम, यानी जल की मलिनता, गंदगी। तो जल मालिन्यम इति किम, कह रहा है कि जल की मलिनता क्या है। तो जले यदा अनअपेक्षितानि हानिकारकाणि विषाक्तानि रासायनिक वस्तुनि अम्लानि तैलादीनि विलीयन्ते तथा तादृशं जलम प्राणधारणाय उपयोगाय वा योग्यम न भवति। कह रहा है कि जल की मलिनता क्या है। जले यदा, जल में जब अनपेक्षित हानिकारक विषैले पदार्थ, रासायनिक वस्तु, अम्ल, तेल इत्यादि जब जिस जल में मिले होते हैं, तदा तादृशम जलम, तब वैसा जल प्राणधारणाय, प्राण को धारण करने के लिए, उपयोगाय, और उपयोग के लिए, योग्यम न भवति, योग्य नहीं होता है। इदम जल मालिन्यम इति उच्यते, इसे ही जल की मलिनता कहा जाता है, जल की गंदगी कहा जाता है। एतादृशे मलिने जले जलजंतवः जीवितुम अशक्ताः, ऐसे मलिन जल में, ऐसे गंदे जल में जलीय जीव भी जीवित रहने में अक्षम हैं, अक्षम होते हैं। सद्यो म्रियन्ते, बहुत जल्दी मर जाते हैं। जल जंतुनाम प्राणधारणाय जले विलीनम ऑक्सीजन अनिलः अत्यावश्यकः। जल जन, जो भी जलीय जीव हैं, जलीय जंतु हैं, उन जलीय जीवों को प्राण धारण करने के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन, हवा का रहना बहुत आवश्यक है। तो ये गद्यांश है जल मालिन्यम। कह रहा है कि जल की मलिनता क्या है। तो जल में जब अनापेक्षित हानिकारक विषैले रासायनिक वस्तु, अम्ल, तेल इत्यादि मिले हुए हों, तब वैसा जल प्राण धारण करने के लिए या उपयोग के लिए योग्य नहीं होता है। इसे ही जल की मलिनता कहा जाता है। ऐसे मलिन जल में जलीय जीव जीवित रहने में अक्षम होते हैं, वह बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो जलीय जीवों का होना भी जरूरी है। जलीय जीवों को प्राण धारण करने के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है, हवा का होना अति आवश्यक है। फिर इससे भी संबंधित 1-1 पद के वैसे ही प्रश्न होंगे कि 1-1 पद में उत्तर दीजिए। तो कीदृशम जलम हानिकारकम भवति, कैसा जल जो है हानिकारक होता है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा मलिनम, मलिन जल जो है हानिकारक होता है। केशाम प्राणधारणाय जले ऑक्सीजन अनिल आवश्यक है, किसे प्राण धारण करने के लिए जल में ऑक्सीजन अनिल की अति आवश्यकता होती है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा जल जंतु नाम। ऐसे 1-1 शब्द में एक बार पुनः मैं कह रहा हूँ कि जहाँ देखिएगा कि 1 पदेन उत्तरत, 1 शब्द में उत्तर लिखिए, तो आप 1-1 शब्द में ही लिखिएगा। परीक्षा में लगभग बच्चे यही गलती करते हैं कि 1-1 शब्द में कहता है, 1-1 वाक्य में लिखने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, इसे सुधार करें आप। और दूसरा, वाक्य में कहेगा तो 1-1 वाक्य में लिखेंगे, 2 वाक्य भी लिख देंगे तो चलेगा।
कि जल मालिन्यम किम अस्ति, तो जले यदा अनपेक्षितानि हानिकारकाणि वस्तुनि विलीयन्ते तदा तादृशं जलम उपयोगाय योग्यम न भवति, इदमेव जल मालिन्यम उच्यते। और फिर ख कह दिया कि कीदृशम जलम उपयोगाय योग्यम न भवति, कैसा जल उपयोग के योग्य नहीं होता है, तो प्रदूषितम जलम उपयोगाय योग्यम न भवति, प्रदूषित जल जो है उपयोग के योग्य नहीं होता है। तीसरा कह दिया कि अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो गया, जल प्रदूषणम। यहीं तक हम लोगों का है, इसके बाद हम लोगों का गद्यांश जो है अंत कर गया। और ये सभी गद्यांश आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए गेस संस्कृत गद्यांश है, जिसमें से परीक्षा में अवश्य आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।